वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.1 की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और क्वेश्चंस भी साथ साथ में करेंगे। तो ये वीडियो ना ध्यान से देखना, इस तरह से ये डिज़ाइंड है कि सबसे बेसिक्स तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में इस तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे ना विद एग्जाम्पल्स की कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर पाए। अब देखो, मैथ्स और फिजिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी क्वांटिटी स्टडी करते हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वांटिटीज़। अब इन सारी क्वांटिटीज़ को ना हम दो मेजर टाइप्स में मोस्टली को डिस्क्राइब कर सकते हैं। या तो बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। अब देखो, कोई क्वांटिटी अगर मुझे इंफॉर्मेशन दे रही है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन दे रही है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है मैं कैसे बताऊं आपको। देखो, अभी मैं एक एग्जांपल कंसीडर करती हूँ कि मैं सिंपल कहती हूँ आपको कि मैं अभी चल के आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा चल के आ रही हूँ, मैंने 3 किलोमीटर तक चल लिया, ठीक है। तो सिंपल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि मैं 3 किलोमीटर चल के आ रही हूँ। कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ से चल के आ रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सिंपल मैंने बताया कि मैंने आज 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब दूसरी जगह एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ कि मैं 3 किलोमीटर चल कर आ रही हूँ स्कूल से लेकर घर तक, ठीक है। तो आपको पता है कि स्कूल आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका स्कूल है और यहाँ से लेकर मैं घर तक चल के आ रही हूँ, ठीक है, 3 किलोमीटर। तो अब आपके पास डायरेक्शन भी है। तो जो भी क्वांटिटी आपको सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन देती है ना, मैग्नीट्यूड की इन्फॉर्मेशन, मतलब नंबर्स में बात हो रही है, जो इतनी सी इन्फॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं हम स्केलर। और कोई ऐसी क्वांटिटी हो जो मैग्नीट्यूड की इन्फॉर्मेशन तो देती है, साथ में डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन भी देती है, या फिर रिक्वायर्ड होती है उसमें डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई, फोर्स लगाई आपने इस डब्बे पे, तो कहाँ से फोर्स लगाई, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे। तो अगर आपको डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है तो वो क्वांटिटी है वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर को आपने देख तो लिया, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक लाइन और कहीं पे भी एरो, ठीक है। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, अब ये इस डायरेक्शन में। अभी ये जो एग्जाम्पल लिया था ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है, कि डिस्टेंस, मैंने आपको डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन दी, और ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ। ये सिंपल डिस्टेंस बताया मैंने कि मैं इतना डिस्टेंस चल के आई हूँ, ठीक है। ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट कब बोलूँगी, जब मैं ये बता रही हूँ कि हाँ मैं इतना डिस्टेंस चल के आई हूँ, कहाँ से कहाँ तक आई हूँ, ठीक है। पॉइंट ए स्कूल मान लो, पॉइंट बी को ये मान लो। अब वैक्टर्स की क्या विशेषता होती है ना, यहाँ पे देखो वैक्टर्स, एक बार पहले ये पढ़ लो, अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये वेक्टर तो है ही, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन और एरो, ठीक है। इसकी ये जो लेंथ है एरो की, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये देखो, ये 3 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं है ना 3 किलोमीटर लंबी आप लाइन बना दोगे, आप छोटी सी लाइन बनाते हो, पर आप बोल देते हो कि हाँ चलो ये 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3, जिसमें ये इतना सा 1 किलोमीटर दिखा रहा है, ये चीज़ 1 किलोमीटर है, ये फिर 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर, मतलब ऐसे आप बता देते हो। तो ये जो लेंथ है ना, ये मैग्नीट्यूड डिफाइन करती है और डायरेक्शन एरो से पता चलता है। अब इसको हम जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, मैं स्कूल से घर तक आई, ठीक है, तो स्कूल क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और टर्मिनल पॉइंट क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे आप आके रुकते हो, ठीक है। फाइनल पॉइंट जो होता है उसको बोलते हो टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ए बी और उसके ऊपर ये ऐसा एरो, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी या ए बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, और ये देखो ये क्या चीज़ लिखी है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये हमने बात कर ली थी कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नीट्यूड, और ऐसे करके डिनोट करते हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड को ऐसे 2 बार्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर
सिंपली वर्ड लिख लो, जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल ए से, इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं है, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। चलो अब इसके ऊपर ना थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है कि पहचान कौन टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। देखो आपको डिस्प्लेसमेंट, अब देखो वही वाला एग्जांपल आ गया, 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट बतानी है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का सिस्टम है, तो ईस्ट किधर होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, यहीं पे लिख लेती हूँ, ऐसे होता है ना, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक मिनट, यहाँ पे कलरफुल ड्राइंग बना देती हूँ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट, 40 किलोमीटर चले 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री इतना सही हुआ ना कहीं पे, तो इतना सा ये चीज़, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चले, ठीक है, ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट 30 डिग्री। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो कर सकते हो आप, और साथ में क्या बोला है 40 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई ना, अब 40 किलोमीटर कैसे दिखाओगे, वही इतनी बड़ी लाइन 40 किलोमीटर की लाइन तो आप ड्रॉ करोगी नहीं, 1 2 3 और ये 4 ऐसे हो गया ना, इसको थोड़ा सा और छोटा सा बना देना। ये जो छोटी सी चीज़ है ना, ये स्केल कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 10 किलोमीटर, ऐसे लिख दो कि ये एक चीज़ कितना 10 किलोमीटर शो कर रही है, तो 10 किलोमीटर प्लस 10 20 30 40 किलोमीटर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को कोई भी नाम भी दे सकते हो आप, पी। तो अब ये चीज़ रिप्रेजेंट कर दी है हमने ग्राफिकली, 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखो 40 किलोमीटर, ये पूरी चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 किलोमीटर, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री है ईस्ट साइड में नॉर्थ की, ओके। ये आप ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं अपने आप से बना के देती हूँ, चलो, कि आप बताओ आप 45 डिग्री गए नॉर्थ से लेकर ईस्ट की साइड को, तो आप कैसे दिखाओगे, 10 किलोमीटर चले आप, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट को चले ना, नॉर्थ से ईस्ट को कितने 45 डिग्री ना, तो 45 डिग्री कहीं यहाँ पे जैसे आएगा, ठीक है, बिल्कुल मिडल में 45 डिग्री, और कितने किलोमीटर चले 10 ना, तो ऐसे ही कर लो, 2 यूनिट्स में डिवाइड कर लो, चाहे ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ये टोटल कितना हो गया 10 किलोमीटर। सिंपल सी बात, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी। चलो यहाँ पे अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब इनमें से आपने बताना है कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। स्केलर कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन का आपको कुछ पता नहीं चलता है जिसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम किस डायरेक्शन में, कुछ नहीं पता ना, नहीं पता चल रहा ना, तो दिस इज स्केलर। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन भी है, देखो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हुआ वेक्टर। 40 डिग्रीज, कौन सी डायरेक्शन में 40 डिग्रीज, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो डायरेक्शन तो है नहीं, तो सिर्फ स्केलर है ये। अब 40 वॉट, अब इसमें भी वॉट, इसमें भी कुछ डायरेक्शन की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो ये भी है स्केलर। 10 to the power -19 कुलम्स, ठीक है, कुलम्स, ये भी इसको एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बस इतना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि हाँ भाई इतने कुलम्स है आपके पास, तो ये भी है स्केलर।
अब ये देखो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या चीज़ डिनोट होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की तो कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिनको ये चीज़ डिटेल में जाननी है ना, इस क्वेश्चन के जितने भी 6 पार्ट्स हैं, वो थोड़ी देर रुक जाओ, मतलब वो वीडियो को देखो, बाकी अगले क्वेश्चन के लिए स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो 10 kg स्केलर कैसे है? 10 किलोग्राम। किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। मास, मास यानी कि आपका वेट कितना है। आपके वेट में डायरेक्शन तो नहीं होती ना, आप बोलोगे आप 50 kgs हो, आप बोलोगे आप 40 kgs हो, ठीक है। किस डायरेक्शन में हो? कुछ नहीं है ना। मास तो डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। अब मीटर नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे तो आपको साफ साफ ही दिख रहा है कि यहाँ पे 2 मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन है। 40 डिग्रीज, अब 40 डिग्रीज, डिग्रीज कुछ भी हो सकता है। चलो आपका टेम्परेचर मान लो, आपका टेम्परेचर है अभी कितने 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर मान लिया, तो डायरेक्शन की तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब 40 डिग्रीज, डिग्रीज तो इसमें भी हो सकता है, इसमें ये जो आपका सिस्टम होता है 40 डिग्रीज, यहाँ पे भी हो सकता है 40 डिग्रीज, पर किस डायरेक्शन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो ये भी स्केलर है। अब वॉट, वॉट किसका यूनिट होता है? पावर का। पावर का यूनिट होता है वॉट। वॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली कि एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, कितनी एनर्जी कंज्यूम की पर यूनिट टाइम, ठीक है। टोटल एनर्जी आपने पर यूनिट टाइम में कितनी कंज्यूम की, ठीक है। तो एनर्जी और टाइम की बात हो रही है। एनर्जी को किसी डायरेक्शन में तो कंज्यूम नहीं करना है, एनर्जी इटसेल्फ इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये भी चीज़ स्केलर हुई। अब कुलम्ब, कुलम्ब किस चीज़ को, किस चीज़ का यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है। आप बोलते हो कि हाँ इतने कुलम्ब चार्ज है, इतने कुलम्ब का चार्ज है। किसी सिस्टम को जब आप स्टडी करते हो ना, बोलते हो कि यहाँ पे 1 कुलम्ब का चार्ज रखा है, ठीक है, यहाँ पे 10⁻⁻⁹ कुलम्ब है, ठीक है। इस तरह से आप बात करते हो, तो ये भी डायरेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो ये भी स्केलर है। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब ये तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी फर्दर क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, जिससे भी डिनोट करते हो आप लोग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी हो रही है, ठीक है, ये वेक्टर ही है। तो मतलब बोलते हैं ना हम कि हमने बाइक इस डायरेक्शन में चलाई, एक्सेलरेशन हमने इस डायरेक्शन में दी, अगर हम इसको डी एक्सेलरेट करें तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मतलब ये भी एक मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि सी वेव्स होती है बहुत सारी, ये वेव्स हैं, ठीक है। वेव की कुछ साइकिल होती है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं एक साइकिल, वेव की साइकिल, ठीक है। अब ये साइकिल इस पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी भी कोई भी पॉइंट मान लो, यहाँ पे पॉइंट मान लो, ये चल रही है, ठीक है, ये वेव ऐसे ऐसे चल रही है। अब ये पूरी साइकिल कितना टाइम लेती है इस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरने में, या कोई भी किसी भी जगह पे पॉइंट ले लो, यहाँ पे इस पॉइंट से गुजरने में ये वेव जब चल रही है, ये हो सकता है कि इतनी स्लो चल रही हो कि ये 4 सेकेंड ले ले, ठीक है, या फिर हो सकता है इतनी फास्ट चल रही हो कि 10⁻⁻10 सेकेंड्स में ये इस पॉइंट से पास कर जाए वेव, ठीक है। तो ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन तो है नहीं, पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन में हो रही है ये नहीं पता, ठीक है। तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ये चीज़ बताती है, टाइम बताती है, मतलब एक तरह से टाइम ही बता रही है ना, कि 4 सेकेंड्स है इसका टाइम पीरियड, 5 सेकेंड्स है, 10 सेकेंड्स है, 10⁻⁻10 सेकेंड्स है, तो दिस इज स्केलर। फिर डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि डिस्टेंस, हाँ भाई
डिस्टेंस यहाँ डिस्टेंस कितना है, मैंने 3 किलोमीटर डिस्टेंस चला, ठीक है, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिस्टेंस का फॉर एग्जांपल ले लो, 40 किलोमीटर डिस्टेंस ही है, ठीक है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, कोई डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो ये भी स्केलर है। फोर्स, अब फोर्स तो डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे मैं पेन से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ लिखने के लिए, ठीक है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम किसी स्पीड के साथ चल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज कर रहे हैं, हम किसी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है, और हमारी कुछ वो आ जाती है, जैसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है हमारी, यही तो वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो मतलब इसमें भी डायरेक्शन कहीं ना कहीं हिडन है, ठीक है, तो ये भी है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी इसमें रिक्वायर्ड होती है वेलोसिटी को फुल्ली डिफाइन करने के लिए। वर्क डन, अब काम किया आपने, ठीक है, काम कर लिया, तो वर्क डन, वर्क डन फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, बट वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। वर्क डन को आपने किसी वर्क को डिफाइन करना है तो इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, तो इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे, तो ये चीज़ देखना आपने कि कहीं ना कहीं हिडन है, मतलब एक तो आपने इसकी यूनिट्स भी देख सकते हो, यूनिट्स अपने माइंड में रिवाइव कर लो कि हाँ ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है ना, ये तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे है, ठीक है, तो इससे पहले थोड़ी और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अभी हमने सिंपल वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच में डिफरेंस, मैग्नीट्यूड वगैरह ये सब बेसिक चीज़ें समझी थी। अब पोजीशन वेक्टर समझो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, कि भाई इस पॉइंट की का डिस्टेंस इस पॉइंट से कुछ है, ठीक है, मान लो 10 यूनिट्स है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, पोजीशन वेक्टर बोल देंगे आप इसको, क्योंकि ये किसी चीज़ के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपने बोल दिया कि मैं स्कूल से घर आ रहा हूँ, ठीक है, तो स्कूल से घर तक की, समझ रहे हो, मतलब किसी चीज़ के रेफरेंस में, इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में, तो इसको आपने पोजीशन वेक्टर बोल दिया, ठीक है। यहाँ देखो, कंसीडर अ पॉइंट इन द स्पेस हैविंग कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, देन वेक्टर ओ पी वेक्टर, ठीक है, आपको पता ही है कि हम आप इसको ऐसे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट को आप टर्मिनल पॉइंट बोलते हो वेक्टर्स में, रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो वैसे ही इस पोजीशन वेक्टर को जैसे ओ पी करके लिख सकते हो ना आप, इनिशियल पॉइंट को पहले लिख दिया, फाइनल पॉइंट को बाद में लिख दिया, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी किसी एक ही लेटर से भी रिप्लेस कर सकते हो कि हाँ भाई इतना लंबा क्यों बोलना, आर वेक्टर नाम दे दो इसको, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर नाम दे दो, बी सी कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ये है पोजीशन वेक्टर, जो वेक्टर फाइनल, जिसमें किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसका डिस्टेंस देखा जा रहा है कि हाँ इस पॉइंट का इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, जैसे इसका डिस्टेंस यहाँ तक के लिए ए वेक्टर बोल दिया, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये है पोजीशन वेक्टर, जो किसी पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस तो बहुत ही जगह पे पढ़े होंगे आपने। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एक आपने अभी, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा आपको देखने में, यहाँ पे मैं आपको दोबारा बनवा के दिखाती हूँ। सी, ये है आपके पास कोऑर्डिनेट, जिसमें
एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और आपने ड्रॉ कर लिया है अब कोई वेक्टर, यहाँ पे ये कर लिया जी आपने कोई वेक्टर ड्रॉ। अब इस वेक्टर को आपने नाम दे दिया, कोई भी वेक्टर नाम दे दो। ये पॉइंट पी है और इसको दे दिया आपने आर वेक्टर नाम। अब ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं आप अल्फा, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हो आप बीटा। जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हो गामा। और इन एंगल्स को, ठीक है, इन एंगल्स को बोलते हो आप डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। अल्फा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स से भाई ये कितना एंगल, कितने एंगल की दूरी पे है, ये वाई से कितना एंगल बना रहा है, ये जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्शन एंगल समझ आ गए, अल्फा बीटा गामा। द कोसाइन वैल्यूज ऑफ दिस एंगल। अब इसके साथ कॉस अटैच कर, इसकी कॉस वैल्यू निकालो कि कॉस अल्फा कितना है, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। कोसाइंस, कोसाइंस नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोसाइंस, कॉस ऑफ एंगल लेना है आपने, तो उसको बोलोगे डायरेक्शन कोसाइन। इसको आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इतना बड़ा बड़ा ना लिख के सिंपल एल, एम और एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको एल से, इसको एम से, इसको एन से। डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल एम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। और कॉस, आपको पता है कॉस क्या होता है? कॉस निकालना हो किसी भी एंगल का, ये देखो, ये ऐसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको पता है क्या होता है कॉस अल्फा। सी कॉस क्या होता है? प्रसाद हरिहर बोल। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, इधर बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आप बता सकते हो कि कॉस बीटा है भाई वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आर वेक्टर जो भी है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस, हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। तो ऐसे कॉस अल्फा को भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक्स अपॉन आर, यहाँ पे वाई अपॉन आर तो हमने कर दिया था, जेड अपॉन आर, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो। ये हो गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस। ये यहाँ पे वही चीज़ें देखो बताई हुई है। ओके, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये क्यूब सा क्या बना है। ये देखो, ये यहाँ पे सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट किया है ना कि ये जो है यहाँ पे ये जेड एक्सिस पे कहीं पे प्रोजेक्शंस है, ये प्रोजेक्शंस की बातें हम आगे करेंगे अगले उस पे, अगली वीडियो में, ठीक है। तो अभी और क्या है इसमें रहा हुआ, टाइप्स पे आते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो गई ना कि अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हुए, मतलब एक्स से कितनी डिस्टेंस पे है, वाई से कितनी डिस्टेंस, कितनी डिग्रीज, मतलब वाई के साथ कितने डिग्रीज का एंगल बना रहा है, एक्स के साथ कितने डिग्रीज का एंगल बना रहा है, जेड के साथ कितने डिग्रीज का एंगल बना रहा है, उसको हमने गामा बोल दिया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इसमें ना देखना, ये जो टाइप्स हैं वेक्टर्स के, ये नाम से ही पता चल जाता है कि कौन सा टाइप है। देखो, ज़ीरो वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। मैग्नीट्यूड कैसे? लेंथ से पता चलता है ना वेक्टर का। अब देखो, ये लेंथ ही ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है। इसका मतलब यही है ना कि अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये ए बी एक ही जगह पे, इसी जगह पे ये ए, ठीक है, ए वेक्टर, ऐसे पॉइंट जैसे से डिनोट कर सकते हो आप। ये ज़ीरो वेक्टर विद ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है। ज़ीरो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो उसको आप ज़ीरो वेक्टर बोलोगे, या नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, तो उसको बोलोगे आप यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बड़े काम की चीज़ है। यूनिट वेक्टर यानी कि ये वेक्टर फॉर एग्जांपल, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर इसका किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो है यूनिट वेक्टर।
और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये कैप लगा के, इसको बोलते हैं कैप, ए कैप, ठीक है, ए कैप। पर बोलेंगे आप इसको पढ़ोगे ऐसे ही कि ए यूनिट वेक्टर ए, या ए यूनिट वेक्टर, ए कैप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जनरली आपने देखा होगा आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे बोलते हैं हम। तो ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की डायरेक्शन में आई कैप, जे वाई की डायरेक्शन में जे कैप, ये यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं ये बेसिकली। जैसे आई कैप, मान लो आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कहीं पे आपने ऐसा वेक्टर लिख दिया ना कि हाँ भाई ये वेक्टर है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, इसका मतलब क्या होगा कि एक यूनिट है एक्स डायरेक्शन में, 2 यूनिट है वाई डायरेक्शन में। ये चीज़ें आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इस एक्सरसाइज में आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन है। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब कि जो को इनिशियल, जिनकी इनिशियल पॉइंट सेम है, स्टार्ट होने के पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वेक्टर भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये वेक्टर भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। को इनिशियल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर मतलब लाइन पे, एक लाइन पे पैरेलल है, जो किसी टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो कोलिनियर, एक ही लाइन पे, जैसे ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये दोनों पैरेलल है ना, मतलब आप समझ सकते हो कि एक ऐसी लाइन के पैरेलल है ये दोनों, या ऐसे ही मान लो कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही है, एक ही लाइन पे जैसे फॉल लाई कर रही है, ठीक है, तो ये कोलिनियर है। अगर ये ऐसे होते तो ये कोलिनियर नहीं है ना, अब ये ऐसे है, ऐसे ये कोलिनियर है, चाहे इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, छोटा बड़ा हो, ये इतना सा, ये सारे ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर है, ठीक है। तो ये होता है इसका, तभी ये लाइन लिखी कि रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। कोलिनियर के लिए सिंपल सी बात है कि एक लाइन पे है वेक्टर, हम यही जानना चाहते हैं। अगर एक लाइन पे है, किसी लाइन के पैरेलल है, एक लाइन हाइपोथेटिकल सी मान लो ना, ये लाइन, ठीक है, अपनी मर्जी से मान लो अपने दिमाग में कि हाँ चलो ये एक लाइन के सारे पैरेलल है, या एक दूसरे के पैरेलल ही है, जो भी समझना है आपने, जैसे भी समझना है। इक्वल वेक्टर्स, अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, अब इसमें मैटर करता है डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। दो वेक्टर्स को आप इक्वल तभी बोलोगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ये देख रहे हो, लेंथ भी सेम है इनकी, ये देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ये भी अगर 1 यूनिट का है तो ये भी 1 यूनिट का ही होगा, ठीक है, हर चीज़ सेम होनी चाहिए। ये देखो ऐसे, अब अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब मैग्नीट्यूड इसका बढ़ जाए, डायरेक्शन सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इस इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। अगर ये वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ऐसा है, ठीक है, अब ये देखो ये इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इनका सेम है, पर डायरेक्शन देखो, ठीक है, डायरेक्शन तो अलग अलग है, तब भी ये इक्वल वेक्टर नहीं है। मतलब इक्वल वेक्टर्स के लिए हर चीज़ इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अब नेगेटिव क्या होता है वेक्टर का, अब ये भी आपको दिखने से ही पता चल रहा है। अगर एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, दूसरा वेक्टर उसके बिल्कुल अपोजिट चले जाए, तो वो है नेगेटिव वेक्टर। एंड ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी नेगेटिव होगा ना किसी चीज़ का। देखो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर बट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू इट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। जैसे ये ए वेक्टर नाम दे दो, ये बी वेक्टर नाम दे दो, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर का नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, या बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, बात वही है, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो या 1 हो, को इनिशियल वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, स्टार्ट सेम जगह से हो रहे हो, कोलिनियर वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो पर एक दूसरे के पैरेलल हो। इक्वल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स मतलब, ठीक है।
तो अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ देखो ये बोलोगे ना कि ये इस वेक्टर के अपोजिट है, तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर है। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे थे ना क्वेश्चन। हाँ, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसको करते हैं। इन द फिगर स्क्वायर, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है एक, ठीक है, बना के ये फिगर बनाया हुआ है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब आपको ये वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। को इनिशियल क्या बताया था मैंने? जो को इनिशियल, एक ही इनिशियल पॉइंट, मतलब इनिशियल सेम जगह से स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट होना कहाँ से पता चलता है? एरो जहाँ पे ख़त्म है, मतलब वहाँ पे तो ख़त्म ही है ना। जहाँ पे एरो है वहाँ पे टर्मिनल पॉइंट है, और जहाँ पे एरो नहीं है वो इनिशियल पॉइंट है। तो ये देखो, ये है इनिशियल पॉइंट। इन दोनों वेक्टर्स का तो सेम ही इनिशियल पॉइंट है, ए और डी वेक्टर का। तो को इनिशियल कौन से हो गए? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर्स। आगे को इनिशियल और कोई है? ये देखो, नहीं, ये इसका तो इनिशियल पॉइंट ये है और इस वेक्टर का ये है, इस वेक्टर का और किसी के इनिशियल वेक्टर से इनिशियल सेम नहीं है। यहाँ पे दिख भी रहे होंगे आपको इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं? अब ये स्क्वायर बनाया हुआ है ना, मतलब मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही है। ये भी इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन भी सेम चाहिए होती है। तो डायरेक्शन किसकी सेम है? मैग्नीट्यूड तो सबका ही सेम है, क्योंकि स्क्वायर बनाया हुआ है। स्क्वायर तो तभी बनता है जब सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो डायरेक्शन देखो, ये इस डायरेक्शन में और कोई है? नहीं, कोई नहीं है। इस डायरेक्शन में भी कोई नहीं है। इन्हीं दो की डायरेक्शन सेम है। तो डी एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। डी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये देखो डी और बी वेक्टर्स, ये है इक्वल वेक्टर्स। को लीनियर बट नॉट इक्वल। को लीनियर मतलब एक ही लाइन में, एक ही लाइन के पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, पर इक्वल नहीं है। अब पैरेलल तो ये भी है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है, पर ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन भी सेम ही है। अब ये दोनों वेक्टर्स देखो, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, बट ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, मतलब कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है। तो ए एंड सी वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, हो गया। ये एरो लगाना मत भूलना, इसी से आप बताते हो कि ये वेक्टर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू एंड फॉल्स। अब आपने ध्यान से सुना है या नहीं, इस चीज़ का टेस्ट होने वाला है। देखो, ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर आर कोलिनियर। ए वेक्टर मतलब कि ऐसा वेक्टर ए वेक्टर, और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर दी बस, ठीक है। ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे इन द सेंस कि एक ही लाइन के पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है भाई। ट्रू है ये, दिस इज ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये बोल रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा उनका मैग्नीट्यूड यानी कि जो लेंथ है वो सेम होगी। नहीं, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो भी तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स। मैग्नीट्यूड का कोई सीन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड अगर नहीं भी इक्वल हो तो भी चलता है, तब भी वो एक ही लाइन पे है ना, मतलब तो उससे कि एक लाइन के पैरेलल हो, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, ये पूछ रहा है एक तरह से। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। टू वेक्टर, अब ये क्या बोल रहा है कि टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिनका सेम मैग्नीट्यूड है वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। चलो इस केस में तो ये कोलिनियर हो रहे हैं एक ही लाइन पे। पर अगर मैं ये वेक्टर बना दूं ऐसे, तो इनकी भी तो सेम ही मैग्नीट्यूड है, सेम ही लेंथ है इन दोनों वेक्टर्स की, पर ये कोलिनियर तो है नहीं, एक लाइन पे तो है नहीं। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड हो तो वो कोलिनियर हो। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर मतलब एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स या एक लाइन के पैरेलल वेक्टर्स, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ओके,
अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2 कोलिनियर वेक्टर्स है। सबसे पहले 2 कोलिनियर वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, जैसे कि ये, ठीक है, ये वेक्टर्स है, ये जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये इक्वल है, ये इक्वल होंगे, ठीक है। इस केस में तो ये इक्वल हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूँ, ये भी तो 2 कोलिनियर वेक्टर्स है, ये भी तो एक दूसरे के पैरेलल है, 2 कोलिनियर है मतलब, और मैग्नीट्यूड भी इनका सेम है क्योंकि सेम लेंथ की बनाया है मैंने। तो ये इक्वल है क्या? नहीं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन तो अलग अलग है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये हर केस में सही नहीं है। ठीक है, तो इतना सा था ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी एक्सरसाइज। चैप्टर में तो अभी बहुत कुछ बाकी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई सजेशंस हो ना आपके तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमर्स वाले भी शायद होंगे, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट भी कर दिया। ओके, तो बाय बाय।